साल 1227 पूरी दुनिया में तूफान उठ रहे थे। पूरी दुनिया कांप रही थी। पूरी दुनिया में घोड़े की टांगों की वजह से पृथ्वी थरथरा रही थी। एक ऐसा नाम, ऐसी शक्ति जिसने विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। नाम था चंगेज खान। इससे पहले चंगेज खान की कहानी को जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पास वाले घंटी को जरूर दबाएं और बेल आइकन वाले घंटी को जरूर प्रेस करें और ऑल बटन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छा आपको जरूर लगेगा, इससे पहले ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नाम था चंगेज खान। उस समय उसने 40 युद्ध लड़े, करोड़ों जाने ली, लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसका था। यानी कहूं तो आज अफ्रीका जितना। उसने पृथ्वी के लगभग 16% लोगों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये भयानक योद्धा पैदा हुआ तो उसके हाथ में एक रथ का थक्का था जो दुनिया को चेतावनी दे रहा था आने वाले तूफान की, तो एक रहस्यमयी संकेत दे रहा था। आइए चंगेज खान की कहानी जानते हैं इतिहास के पिछले पन्ने की ओर, जहां पर ये ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है। साल था 1162। मंगोलिया की धरती पर जमी हुई बर्फ, कड़कड़ाती ठंड में पैदा हुआ एक बच्चा। नाम था तेमुजिन। तेमुजिन जब दुनिया में आया तो उसके हाथ में एक रथ का थक्का था। मंगोलों की दृष्टि में यह एक दिव्य संकेत था, जैसे ये बच्चा या तो दुनिया को बचाएगा या फिर उजाड़ जाएगा। तेमुजिन के पिता येसुगेई थे। वो मंगोल कबीले के सरदार थे। उन्होंने अपने बच्चे के उत्तम भविष्य की कामना तो बहुत की, लेकिन नियति ने उसे कठिनाइयों की आग की भट्टी में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। तेमुजिन के पिता की तातार जनजाति द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही तेमुजिन के पिता की हत्या हुई तो उसके पूरे कबीले ने उसके परिवार को असहाय छोड़ दिया। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में पूरा परिवार भूख में तड़प रहा था। तड़प ऐसे रहा था जैसे तो कभी कोई जानवर भी न तड़पा होगा। तेमुजिन शिकारी बना। उसने शिकार शुरू किया और शिकार से ही अपने पूरे परिवार का वो पेट पालता था। तेमुजिन ने बचपन में ही सीख लिया था कि अपनी ताकत के बलबूते सब कुछ हो सकता है, किसी के भरोसे पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि भूख की तड़प ने उसे जल्दी बड़े होने को मजबूर कर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों ने चंगेज खान के अंदर लोहे जैसा संकल्प पैदा कर दिया था। धीरे धीरे अपने मित्रों को जोड़ता गया। उसे पता चला कि उसके कबीले आपसी फूट में ही लड़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उन्हें जोड़ता चला गया। वो जानता था कि कोई अलग काम करना है तो इन सभी को जोड़ना बहुत आवश्यक होगा। वो परंपरागत रास्तों पर न चलकर, उनके रिश्तों को न मानकर वफादारी के रिश्तों को आधार बनाया और एक मजबूत सेना का संगठन किया। उसने अपनी सेना में वफादार लोगों को शामिल किया, अपना दोस्त बनाया और अपनी शक्ति को और सुदृढ़ किया और मजबूत किया। बिखरी हुई सभी जातियां धीरे धीरे तेमुजिन के झंडे के नीचे एकत्रित हो रही थी और एक मजबूत संगठन बन रहा था, एक मजबूत सेना बन रही थी। फिर 1206 में तेमुजिन को महासभा में एक नया नाम मिला। नाम था चंगेज खान, समुद्र का नायक या संसार का नायक। चंगेज खान सिर्फ मंगोलों का नेता नहीं था, वो एक तूफान था जो जल्द ही पूरी दुनिया पर छाने वाला था। उसकी ताकत सैनिकों की संख्या न थी, उसकी ताकत थी युद्ध की नीति। वह अलग नीतियों से युद्ध को लड़ता था। मंगोलों ने युद्ध की अलग परिभाषा गढ़ी, ऐसी तेजी, चालाकी और समन्वयता जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कहा जाता है कि मंगोल के प्रत्येक सैनिक के पास 2 से 3 घोड़े हुआ करते थे और उन घोड़ों पर खाने पीने और रहने तक का भी करते थे। रहने से तात्पर्य यह है कि वो चलते चलते सोते भी घोड़ों के ऊपर ही थे। और इनकी सबसे मुख्य कला थी तीर छोड़ने की कला। जब ये पीछे मुड़कर भागते हुए घोड़े से तीर छोड़ते थे तो इनका निशाना भागते हुए शत्रु के ऊपर भी सटीक लगता था। मंगोलों की नीति थी कि वो पहले युद्ध से पीछे हटते थे, फिर ऐसा हमला करते थे कि दुश्मन को समझ में भी नहीं आता था कि हमला कहां से हो रहा है।
और दुश्मन बेकाबू हो जाता था और समर्पण करने के लिए मजबूर हो जाता था। मंगोलों ने चीनी तकनीकी से अटैक टावर बनाना सीखा, उसे बनाया, फिर उसे युद्ध के लिए प्रयोग भी किया। फिर मंगोलों ने खुफिया जानकारी के लिए जासूसों की टीम तैयार की। युद्ध से पहले ही वो दुश्मन की रणनीतिक कमजोरी व शक्ति का पता लगाने में सक्षम थे। एक संगठित, विज्ञान संबद्ध व घातक युद्ध मशीन, बस यही थे मंगोल। मंगोलों का सबसे बड़ा हथियार था डर, जो हवा में घुल जाता था, जो शत्रु को बिना लड़े घुटने टेकने को मजबूर कर देता था। कहा जाता है कि चंगेज खान अपनी सेना के साथ जब कभी हमला करता था तो वह नरसंहार होता था। एक ऐसा नरसंहार जहां बच्चे, बूढ़े, जवान से लेकर कुत्ते तक को न बख्शा जाता था। यह भी माना जाता है कि चंगेज खान ने गर्भवती स्त्री का पेट काटकर उसमें पल रहे बच्चे का सर भी कलम कर देता था। लाखों लोगों का वो नरसंहार करता और कुछ लोगों को छोड़ता ताकि वो उसका खौफ अलग अलग जगहों पर और फैलाए। जब बुखारा पर हमला हुआ तो चंगेज खान ने मस्जिद की मीनार पे खड़ के कहा कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ कहर हूँ, मुझे तुम्हारे पापों के लिए भेजा गया है। ये वो आतंक था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। इसने बिना तलवार को छुए, बिना तीर छोड़े ही पूरी दुनिया को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। चंगेज खान के खास दुश्मन तातार जनजाति, जिसने उसके पिता की हत्या की थी, उसने पूरी जनजाति को जड़ से ही खत्म कर डाला। फिर कारा खेतान, पश्चिमी चीन को धीरे धीरे रौंद डाला। फारस के ख्वारिज्म साम्राज्य ने जब उसके दूतों की हत्या की तो चंगेज खान ने इस तरह बदला लिया कि वो वर्षों तक वो साम्राज्य भूल भी नहीं सका। समरकंद, निशापुर, बुखारा धीरे धीरे अपने पैरों तले सभी बड़े बड़े शहरों को वो रौंदे जा रहा था। और ये कहा जाता है कि जब उसने निशापुर में मारकाट मचाई तो लगभग 1.5 से 2.25 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया था। वहां पर कुत्तों तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बस छोड़ा था तो उड़ते हुए ऊपर के गिद्धों को। सन 1221 में ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते करते वो भारत की सीमा सिंधु तक आ गया। समकालीन दिल्ली बादशाह इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण नहीं दी और चंगेज खान का कोई सीधा इरादा नहीं था कि वो भारत पर हमला करे। कई लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि चंगेज खान भारत पर हमला करने आया तो था, लेकिन वह कारणों वजह से कर नहीं पाया। सभी कारण अलग अलग है। पहला कारण यह है कि चंगेज खान के आड़े कोई ऐसा जानवर आया जिसे वो अपशगुन मानता था। दूसरा कारण यह कि चंगेज खान ठंडे इलाकों में रहने वाला था और भारत में मई और जून में कड़कड़ाती गर्मी पड़ती है, इसको वो सहन नहीं कर पाया और वापस उल्टे पांव चल पड़ा। तीसरा कारण यह भी है कि उसके कबीले के अंदर आपसी फूट थी, जिसको वो संभाल न पाया और फिर उल्टा पांव चल पड़ा। फिर 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन चंगेज खान की मृत्यु रहस्यमय तरीके से होती है। आज तक किसी को यह पता नहीं चला कि चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई, उसको दफनाया कहाँ पर गया है, ये किसी को भी पता नहीं चला। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी उसके कहर का तूफान अभी थमा नहीं था। उसने अपने पूरे साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया था। मंगोलों ने पूरे मध्य एशिया, चीन, यूरोप में घमासान कहर मचाया हुआ था। सन 1258 में चंगेज खान के पोते कुतुब खान ने बगदाद पर धावा बोला। अब्बासी खलीफा का वो शानदार शहर, तो उस समय सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र हुआ करता था, वो मंगोलों के क्रूरता का शिकार बन गया। मंगोलों ने बगदाद के महान पुस्तकालय को ध्वस्त कर दिया। उस पुस्तकालय को टिग्रिस नदी में बहा दिया और लोगों का कहना यह भी है कि उस समय लगभग 1.5 महीने तक टिग्रिस नदी का पानी सियाही की वजह से काला था। लेकिन जितनी तेजी से तूफान उड़ता है उतनी तेजी से तूफान थमता भी है। मंगोलों का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लग गया था। टूटने का कारण आंतरिक फूट व प्रशासनिक विफलताएं थी। चीन के मिंग वंश ने युआन वंश को जड़ से समाप्त कर दिया था। रूस के मॉस्को ने गोल्डन फोर्ड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सन 1260 में अंजुलत की लड़ाई के बाद मंगोलों के अजय की कथा पर रोक लग गई थी। लेकिन ये चीज जो कभी नहीं मिटी वो थी चंगेज खान की विरासत। उसने व्यापार के रास्ते बनाए, नई नई सभ्यताओं को जोड़ा और ऐसा इतिहास रचा जिसे कभी कोई नहीं मिटा पाया।
चंगेज खान की कहानी हमें बताती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व और संकल्प हो तो एक लड़का भी दुनिया बदलने का साहस रखता है। लेकिन साथ में यह भी सिखाती है कि तलवार की नोक पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसे चलाया नहीं जा सकता। चलाने के लिए संकल्प चाहिए और न्याय की व्यवस्था चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, जो मंगोलों में कतई नहीं थी। और इन व्यवस्थाओं के अभाव के कारण ही मंगोलों का साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिका और वह ध्वस्त हो गया था। ऐसे ही अनेक ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले घंटी को बटन को दबाइए, ऑल को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आपके दिमाग में भी कोई ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जो आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।